वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सारी चीज़ें बहुत शानदार चल रही होगी। पढ़ाई आपका, शेड्यूल आपका एंड अदर एक्टिविटीज, वो सारी चीज़ें जो अभी रिक्वायर्ड है आपके लिए। आप सबको पता है कि अब अपने पास बहुत कम टाइम बच रहा है, प्रोबेबली 2 मंथ्स ऑलमोस्ट अपने पास बच रहा है, और इसमें बहुत शानदार तैयारी की ज़रूरत है। एक तरफ जहां आप जीएस पेपर 1 पे एकदम जोर शोर से लगे हुए होंगे पूरी ताकत लगा के, वैसे ही मैं चाहूँगा कि सी सेट वाले सेक्शन पे भी इस कदर इस तरह प्रैक्टिस कर दीजिए जो रिमेनिंग डेज बच रहे हैं उसमें, कि आपको ये वाले पेपर के बारे में जब एग्जामिनेशन में बैठे तो सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। एकदम ऐसा मेंटल स्टेटस लेके जाओ कि मैं तो कर ही दूंगा, और उसी सफ़र में मैं चाहता हूँ कि आपके साथ रहूँ। इसीलिए ये वाला सेगमेंट हमने स्टार्ट किया है। हमने 2023 किया, 24 किया, अब हम पहुँच चुके हैं 2022 के सी सेट के पेपर पे। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक जितने पेपर्स लगाए होंगे प्रीवियस ईयर वाले, अपने टाइम में भी या अभी जब मैंने टीचिंग जो ऑफलाइन वाला कर रहा था उस टाइम या ऑनलाइन वाले, ये 2022 का जो पेपर है ना, उसमें लॉजिकल रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। अकेले ये जो 25 क्वेश्चंस के आसपास थे, वही जो था ना, वो किसी पर्टिकुलर बच्चे को सिलेक्ट कराने के लिए काफ़ी था, है ना। और ऐसे आप नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है, इस ईयर भी आ सकता है, तो आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं इस वाले सेगमेंट में। अच्छा, मेरे को जो देखने को मिला है, कई बार बच्चे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं सी सेट के लॉजिकल पार्ट को अदर जो सेगमेंट है। लाइक अगर आप बैंकिंग वाले सेगमेंट की बात कर लो, चैप्टर्स वाइज थोड़ा सा डिफरेंट है इसके सेगमेंट जो है वो, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है। आप एकदम सिंपल सी बात समझिए, बैंकिंग का पेपर देंगे, ऑफ कोर्स वो भी जॉब डिमांडिंग है, नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो ना अभी, हम जिस चीज़ का पढ़ रहे हैं ना अभी, उसका कंपैरिजन नहीं है। इसका अलग अलग रौब है, एक अलग फील है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। बस ये सोच के कि आप इसमें क्या बनने वाले हो, ये अलग ही दुनिया में आदमी पहुंच जाता है। तो उसको उसी हिसाब से लिया करिए। कंपैरिजन इज नॉट ओके। आप सी सेट का पेपर दे रहे हो एक आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, मेरे को लगता है कि जैसे ही मेंटली आप वो बन जाओगे ना, आप कंपैरिजन छोड़ दोगे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो एकदम बढ़िया से शानदार तरीके से सेट्स वगैरह लगाते रहे। डाउट्स आप भेज रहे हो, कुछ बच्चों ने लगातार डाउट्स भेजे हैं, आप भी भेजें। जहाँ तक कोशिश हो सकती है मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं दोबारा कहता हूँ कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाया, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये रहता है कि एक तो नंबर ऑफ डाउट्स थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, और दूसरा ये कि बच्चे, मैं ऑफलाइन सेगमेंट में ज़्यादा एक्टिव हूँ, और उस वाले के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऑनलाइन वाले में, अगर मैंने स्टार्ट किया है आपके कहने से और आपके लिए, तो ऑफकोर्स मैं काम आपके लिए करूँगा। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पेशेंस बना के रखिएगा उसको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को, और आज देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने ले रखा है उसमें क्या पूछा है उन्होंने। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है आपसे, क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। ओहो, मतलब बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि ये जो सेगमेंट हमने ले रखा है 20, 10, 10, 15, 30, 75 और एक्स में, उसमें एक्स इक्वल टू क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, जो आपका सेगमेंट कौन सा है, नंबर सीरीज का, ऑल्दो जब अपन इसको पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है, लेकिन जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, अगर वहाँ मैंने बताया होगा तो मैंने दो चीज़ें बताई होगी कि एक सेगमेंट इसमें ऐसा होता है ना जिसमें ग्रेजुअल इंक्रीज होता है या ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, एक सेगमेंट ऐसा होता है जिसमें स्टीप इंक्रीज या स्टीप डिक्रीज दिखता है। तो मैंने उसमें बताया था आपको, उसमें आप एक ऐसा काम करना कि जो ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज होता है ना, उसमें प्लस माइनस का सेगमेंट रहता है। स्टीप में कई बार स्क्वायर क्यूब का प्लस और सब्ट्रैक्शन होता है, कई बार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन एक तीसरा सेगमेंट है, उस सेगमेंट में आप हमेशा 99.9% टाइम आप देखोगे कि पहले नंबर से दूसरे नंबर डिक्रीज हुआ है एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज होते चलता है। ठीक है ना, और वही सेगमेंट आपका ये वाला है। तो मैंने आपको तब भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक्चुअली होता कैसा, जैसे मान लो कि ए आपका सेगमेंट है ना, इसको पहले हर बार मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1/2 से। समझ आई बात। या इसको आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो कि डिवाइड किससे कर दिया जाएगा, 0.5 से, 0.5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, या आप 0.5 कह रहा हूँ मैं, 1/2 से डिवाइड किससे कर दिया जाएगा, 2 से, यानी कि उसका हाफ कर दिया जाएगा।
कई बार क्या करते हैं कि जब ये सेगमेंट बनाया जाता है ना तो उसमें कुछ प्लस या उसमें कुछ माइनस करते हैं, कई बार सेम नंबर रख दिया जाता है। समझ आई बात? तो पहला नंबर हमेशा हाफ किया जाएगा, उसमें कुछ एडिशन पॉसिबल है, कुछ सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि रैंडम उसको वैसी पैटर्न पर रख दिया जाएगा। पापा इस क्वेश्चन को देखिए, आप एक बार समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है 20 और 20 के बाद 10 है। आप यहीं से इसको समझ लोगे, माइक भैया पढ़ा लेने दो मेरे को, है ना। आप यहीं से समझ लो, हमारे पास ये 20 है, 20/2 अगर हमने कर दिया क्या आ जाएगा 10। या अगर मैं इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसा बोलूँ कि 20 × 1/2, बात सेम ही तो है, तो क्या हो जाएगा 10। फर्स्ट सेगमेंट, चलो फर्स्ट समझ लिया। अच्छा, जब फर्स्ट से आप सेकंड में चलोगे, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट को ए मान लिया, मैंने यहाँ पर सेकंड को बी मान लेता हूँ, है ना। जब पहला 1/2 से है तो दूसरा जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? 1 से हो जाएगा। समझ आई बात? किससे हो जाएगा? 1 से हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि 1/2 है तो 2/2 आपको मिलेगा। 2/2 क्या हो जाता है? 1 ही हो जाता है। इसका मतलब ये कि दूसरा नंबर जैसे 10 है ना, तो 10 × 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ जो थर्ड पैटर्न है, इसमें कई बार क्वेश्चन में डिफरेंट वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाता है। कैसा वेरिएशन देखने को मिलेगा? पहले 1/2 से किया, फिर 1 से किया, अब ना या तो किससे कर देगा? 3/2, इसका मतलब 1.5 से, ठीक है, 1.5 से करके देख लेते हैं। अच्छा, अगर 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 15। क्या 15 नंबर गिवन है? पकड़ा गया ना सेगमेंट अपना। ये पैटर्न होता है। तो मैंने बताया कि ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज, दूसरा स्टीप इंक्रीज और स्टीप डिक्रीज, और तीसरा पार्ट ये होता है जिसमें हमेशा पहले से दूसरा नंबर डिक्रीज करेगा एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज करता चला जाएगा वो सेगमेंट, ठीक है। तो इसमें ये हो गया, पहले हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 1/2 का, फिर किसका? 1 का, फिर किसका? 1.5 का। तो अब 100% किसका करेंगे? 2 का। 15 × 2 किया 30। अच्छा, आपने किसका कर दिया था? 1/2। फिर किसका किया? 1 का, फिर किसका किया? 1.5, फिर किसका? 2 का। तो अब किसका करोगे? 2.5 का। अब इस 30 में अगर 2.5 करोगे तो क्या आ जाएगा? 75। अब 75 में किसका करना पड़ेगा? एज पर सिक्वेंस 3 का, तो 3 का कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15, 5 बचा 1, 3 7 जा 21 एंड 1 22, 2 25। सो द करेक्ट आंसर इज डी। मैं बस एक चीज चाहता हूं कि मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं। सॉल्यूशन जरूरी है, लेकिन साथ में कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके जाइए आप। क्या कि भाई ये क्वेश्चन तो मैंने इस पैटर्न पे कर दिया, लेकिन अगर किसी में नंबर ज़्यादा बढ़ रहे हो, किसी में नंबर ज़्यादा घट रहे हो, किसी में ये पैटर्न हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो पॉसिबिलिटीज़ आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हर साल, हर ईयर, हर प्रीवियस ईयर में, हर मॉडल सेट में सेम क्वेश्चन दे दे, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, जो सेट ए में क्वेश्चन नंबर 7 था, सेट बी में क्या था वो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, समझते हैं इसको। इसमें क्या ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है? नहीं। अच्छा, ये आपसे डेट मतलब कैलेंडर का है। सुनो, डाइस का फुल चैप्टर बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है। जिन 15 बच्चों के लिए पढ़ाया उनके रिव्यू भी अच्छे रहे। थोड़ा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक पे अपने इनसे आप ध्यान दीजिए, बाकी काम पे तो मैं ध्यान दे ही रहा हूँ आपके लिए। हाँ, दूसरा टॉपिक मैं कल क्यूब वाला डालूंगा। क्यूब के बाद मैं वो ध्यान जो दे रखा था वो क्लॉक पे, क्लॉक के बाद कैलेंडर पे ही आने वाला हूँ मैं, उसी का बेसिक बताने वाला हूँ आपको। क्या पूछा? विच डे ऑफ द जून 2019 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। सुनो, हमसे पूछ लिया है कि जून का कौन सा दिन जो यहाँ पर गिवन है वो कौन सा होने वाला है? संडे होने वाला है। समझ रहे हैं? तो मैं जो सिंपल सा पैटर्न बताता हूं ये, कि इसी में से किसी एक को चूज कर लीजिए। इट्स ऑल अप टू यू। जैसे सपोज कर लो कि मैंने फोर्थ ऑप्शन क्या है, ये 4 जून कौन सा? 2099। अब एक बात बताओ, या तो ये संडे होगा या संडे नहीं होगा। अगर हो गया तब तो डायरेक्टली इसी को आंसर कर देंगे, लेकिन इन केस नहीं हुआ तो हम उसमें ऐड करके चेक करेंगे, क्या 5 आ रहा है, क्या 6 आ रहा है, क्या 7 आ रहा है। बहुत आसान हो जाता है। नॉर्मली जब मैं पढ़ाता तो मैं कहता हूँ कि बेटा अगर कोई मंथ गिवन और डेट ना गिवन तो फर्स्ट फाइंड करो, फर्स्ट चेक कर लेंगे। अच्छा चलो मान लेते हैं कि फर्स्ट मंडे आ गया तो दूसरा सेकंड ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सो ऑन, है ना। लेकिन उसमें
आपको इन चारों ऑप्शन को चेकआउट करना पड़ेगा। अगर इस ऑप्शन में से ही एक मान ले तो आपके पास ऑप्शंस जो आगे हो जाएंगे चेक करने के लिए वो एक डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको फाइंड करने का जो पैटर्न है बच्चों, ये भी दो तरीके से होता है, दो तरीके से, एक जो कोड वाला मेथड होता है और एक जो बिना कोड वाला मेथड होता है। फिलहाल मैक्सिमम लोग बिना कोड वाला मेथड यूज़ करते थे, मैं वो बताता हूँ, लेकिन मैं साथ में कोड वाला भी बता दूंगा ताकि अगर आप कोड वाला यूज़ कर रहे हो तो उसमें दिक्कत ना होने पाए। अच्छा सुनो, बिना कोड वाला मेथड जब अपन यूज़ करते हैं ना तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सेंचुरी को अलग कर देते हैं, ठीक है। हमने किसको अलग कर दिया, सेंचुरी को, और सेंचुरी में हमने क्या लिख दिया 20। अच्छा ईयर अपने पास कितने हैं, अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो 99 लिखा है, आपने तो 98 लिख दिया, कैसा मिस्टेक कर रहे हो आप। बेटा ये मिस्टेक नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है कि हम 99th ईयर जो है उसमें हमने कितने यूज़ किए, सिर्फ जून तक ही। क्या ईयर कंप्लीट किया है, नहीं ना। अगर ईयर कंप्लीट नहीं किया तो यहाँ पर क्यों ही लिखना उसको एक एक्सटेंडेड। ध्यान दीजिएगा, या तो ये याद रहे आपको कि हम जिस ईयर में हैं अनटिल अनलेस उसको पूरा कंप्लीट ना करें नहीं लिखेंगे, या दूसरा सिंपल सा याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भी ईयर गिवन हो 1 माइनस कर लीजिएगा। तो मैंने 20 सेंचुरी लिख दिया और ये 98 क्या लिख दिया, ईयर। अच्छा 98 ईयर में अब एक बात बताओ कि इस 98 ईयर में कितने लीप ईयर हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर पहले ये बताओ कि लीप ईयर फाइंड कैसे करते हैं। तो लीप ईयर फाइंड करने के लिए जब आपको लीप ईयर फाइंड करना होता है तो मैंने आपसे क्या बताया था कि जो भी गिवन हो उसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अच्छा 4 से अगर आप इसको डिवाइड करो तो 4 2 जा 8, बचा 1 18, 4 4 जा 16। अच्छा हमने देखा कि इसमें 24 लीप ईयर्स आने वाले हैं तो हम यहाँ पर इस 24 को मेंशन कर देते हैं। समझ आई बात। हमने क्या किया, इसमें से इस सेंचुरी को अलग लिखा, ईयर को अलग लिख दिया, और इस ईयर में जितने लीप ईयर थे वो मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं मंथ पे, ध्यान से देखिएगा। हमने 2098 तक पूरा ले लिया, इसका मतलब 2099 का हमने एक भी दिन यूज नहीं किया है तो अपने को यूज करना पड़ेगा। अच्छा 2099 में कितने दिन, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट क्यों करें, थोड़ा आसान कर लेते हैं। पहला महीना कौन सा, जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। अच्छा 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या बचने वाला है, 3। अब आप कहोगे 7 से क्यों, तो बेटा वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। सर्कल कितने दिनों का होता है, 7 डेज का। डिवीजन किससे करना होगा, 7 से। अच्छा फरवरी 99 लीप ईयर था क्या, नहीं, 4 से डिविजिबल नहीं है, 99 नॉन लीप ईयर है। फरवरी में कितने दिन रहे होंगे, 28। रिमाइंडर बचेगा क्या, नहीं, 0। जनवरी फरवरी, ऐसे ही ये मार्च 31 3, अप्रैल 2 क्योंकि 30 था, मई में 31 3। अच्छा जून में कितना ले रखा, 4 पुट कर देते हैं। समझ आई बात। ये हमने क्या किया, सेंचुरी, ईयर, लीप ईयर और जो मंथ था उसको हमने कैलकुलेट कर दिया। क्लियर। अब देखते हैं, अच्छा ये जो 20 है ना, 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब आप फिर से क्वेश्चन पूछोगे कि सर ऐसा क्यों, तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि जो 100 ईयर्स होता है ना, 100 ईयर्स को अगर टोटल कैलकुलेट करके 7 से डिवाइड करोगे तो कितना ऑड डेज बचता है, 5। 200 ईयर्स में कितना बचता है, 3। 300 ईयर्स में कितना बचता है, 1, सॉरी। एंड 400 ईयर्स में कितना बचता है, 0। अच्छा एक बात बताओ, अगर 400 ईयर्स में 0 बचेगा तो 8 में कितना, 0। 12 में कितना, 0। 16 में कितना, 0। 2000 में कितना, 0। समझ आई बात। अच्छा अगर इस 98 को 7 से डिवाइड करें, 14 7 जा 98, क्या बच रहा है, 0। 24 को 7 से डिवाइड करें तो 7 3 जा 21, क्या बच रहा है, 3। यही हुआ ना। मतलब सिंपल ये कि मैंने पहले एक पैटर्न से सबको अलग करके और वो पैटर्न लिख दिया प्रोबेबली। अब आप देखो इसमें से किस किस को ऐड करके 7 के टेबल से हटा सकते हैं, तो 4 और 3 7 एलिमिनेटेड। अब बचा अपने पास 3 3 6 3 9 और 9 और 2 क्या हो जाएगा, 11। 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अपने पास क्या बचने वाला है, 4। और आपको पता है कि 1 इक्वल टू क्या होता है, मंडे। 2 इक्वल टू क्या होता है, ट्यूसडे। 3 इक्वल टू क्या होता है, वेडनेसडे। और 4 इक्वल टू क्या हो जाता है, थर्सडे। इसका मतलब जो 4th था हमारा वो कौन सा दिन आया है, थर्सडे। तो 5th कौन सा आ जाएगा, फ्राइडे। 6th कौन सा आ जाएगा, सैटरडे। 7th कौन सा आ जाएगा, संडे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संडे। आंसर क्या हो जाएगा, 7th।
ठीक, ये तो एक पैटर्न हुआ। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को इस मेथड से ना फाइंड करके आप किस मेथड से फाइंड कर लेते, आप उसको कोडेड से फाइंड कर लेते, कोड मेथड से। मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूं, अगर आप ऐसा फाइंड कर लेते कि 4 जून 2099, तो आपको पता होगा कि उसमें अपन क्या करते हैं, डेट प्लस क्या मंथ कोड प्लस क्या ईयर प्लस क्या लीप ईयर और प्लस क्या सेंचुरी कोड, ये सारा लिख के किससे डिवाइड कर देते हैं, 7 से। यही करते हैं, कर लेते हैं। डेट क्या है 4th, मंथ कौन सा है, जून। अब देखो बेटे यहां पर दिक्कत क्या है इस वाले मेथड में कि आपको मंथ वाला भी 2 कोड होता है। मैं लिख दे रहा हूं, एक कोड ये होता है 1440 और 6146, एक कोड ये होता है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब अगर किसी के दिमाग में ये रहा कि सर ये कोड कैसे बन गया, इसका भी लॉजिक है, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव क्लास में, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा कोड और होता है, अगर इन सारे ही डिजिट्स में से 1 माइनस करना शुरू कर दो, जैसे ऐसा 0, 33, 61, 46 एंड सो ऑन, तो एक दूसरा कोड भी बनता है, ठीक है। अगर आप ये वाला कोड यूज कर लोगे 1440 का, ठीक है, तो आपको जो 1 है वो किसको मानना पड़ेगा, मंडे को। और अगर ये वाला कोड यूज कर लोगे तो 1 है किसको मानना पड़ेगा, संडे को। तो आप ये 4 लिख लोगे और मंथ कोड यहाँ से लिख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून कौन सा हो रहा है, 5 लिख दिया। अच्छा, ईयर कितना है 99 लिख दिया। लीप ईयर कितने हैं 98, सॉरी 24 वो लिख दिया। लीप ईयर आपका क्या हो जाएगा 24 लिख दिया। तो हमने लिख लिया डेट, मंथ, ईयर और लीप ईयर। अच्छा, सेंचुरी कोड भी होता है, सेंचुरी कोड भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये कौन सा सेंचुरी है, 20th सेंचुरी है। 20 को 4 से डिवाइड करोगे 0 बचेगा और 0 इक्वल टू क्या होता है 6, और इन सब को ऐड करके किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको 7 से। तो प्रोसेस 2 है, आंसर आपके हमेशा सेम आएंगे, एक बिना कोड वाला, एक ये कोड वाला। मैं हमेशा प्रेफर बिना कोड वाला करता हूं, क्यों, क्योंकि इस वाले में आपको मंथ का भी कोड याद करना पड़ेगा और सेंचुरी का भी कोड याद करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव नेक्स्ट क्लास में जो अपन पढ़ेंगे टॉपिक तब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आंसर हमारा डी था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सेट में लिखा था, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि क्या बोल रहा है हमसे। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल इज रिवर्स्ड। क्या किया गया, रिवर्स्ड, मतलब पहले पोजीशन पर ए था, अब क्या आ जाएगा जेड। लास्ट पोजीशन पर जेड था, अब क्या आ जाएगा ए, ठीक है। एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट्स द लेटर हुज पोजीशन इट ऑक्युपाइज। समझिए इसी लाइन में सारी चीजें हैं। ईच लेटर रिप्रेजेंट्स द लेटर हुज पोजीशन इट ऑक्युपाइज, मतलब जो जिसकी पोजीशन पर पहुंचेगा वो उसी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ए जेड की पोजीशन पर है तो वो जेड को रिप्रेजेंट करेगा, जेड ए की पोजीशन पर है तो वो ए को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब सिंपल सा ऐसा मान लो कि मैं हूं और मेरे कोई और फ्रेंड है जो टीचिंग कर रहे हैं, इंग्लिश पैसेज वाला या दूसरे अलग अलग सब्जेक्ट है। तो मैं कभी उनकी क्लास में अगर चला जाता हूँ तो वहाँ जाके मैं अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा, उनका सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। अगर वो मेरे सब्जेक्ट मेरी क्लास में आ जाते हैं तो वो अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, वो मेरी क्लास में आके मेरे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। ये अदला बदली ये करा रहे हैं, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लखनऊ, तो कह रहा है कि इसमें से लखनऊ को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये है। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा रिवर्स वाला, अगर याद हो तो। अपोजिट जिसको बोलते हैं ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू, किसी को याद है? अगर याद है तो बहुत जल्दी क्लिक कर लोगे, नहीं याद है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर नहीं याद है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे ऐसा, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर यहाँ पर के एल और एम पे रुक जाता है, क्यों, क्योंकि ये 13 हाफ हो जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे, एन ओ
P, फिर यहाँ से Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, जो जिसका रिप्रेजेंटेटिव है वो उसके सामने हो गया, रिवर्स कर दिया हमने। अच्छा, L के सामने कौन सा दिख रहा है? O दिखेगा। आपके आंसर की शुरुआत किससे? O से ही होनी है। U के सामने कौन सा दिख रहा है? F दिख रहा है। कौन सा हो जाएगा? F। ये दोनों एलिमिनेट हो गया, इसमें F हो जाएगा। अब F है, X है, P है, M है, L है, सब सिंपल है। E और D को देखना है। लास्ट में W को कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? D रिप्रेजेंट करेगा। आंसर कौन सा? ये हो जाएगा। लेकिन अगर इस लॉजिक को समझने के बाद आपको रिवर्स याद होता, रिवर्स के लिए मैंने लिखवाया था एक पैटर्न ऐसा, ऑफ बाय लव, SHIRT, शर्ट जी। और मैंने क्लास में बताया था कि जो पेयर्स है वो एक दूसरे का अपोजिट है, UF का, BY का, LO का, BE का। ये जो शर्ट जी है, पार्ले जी का भाई शर्ट जी, समझ रहे हैं आप? SH का, IR का, TG का, सब एक दूसरे का अपोजिट है। ये कॉन्सेप्ट आपको अगर आप समझते याद रहता तो लखनऊ, L का अपोजिट क्या है? O, तुरंत पुट कर देते कि O हो जाएगा। ठीक है, L का अपोजिट O, U का अपोजिट क्या हो जाएगा? F, उफ। C का अपोजिट क्या हो जाएगा? X, K का अपोजिट P। एक 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 याद करने के लिए भी मैंने आपको बताया था, KP। किसी को याद हो क्लास में मैंने बोला था कमला पसंद, गुटखा जो खाते हो, कमला पसंद, K से कमला, P से पसंद, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। N का क्या हो जाएगा? M, NM। O का क्या हो जाएगा? आपने देखा LOVE, तो लव में O का क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, और W का क्या हो जाएगा? D। आंसर निकल जाता। अब देखो, है सिंपल क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज का है, लेकिन जिस तरीके से पूछा है उसने इस क्वेश्चन को खास बना दिया है, और यही तो खासियत है सिविल सर्विसेज की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 17, आपके सेट में मेंशन है, नाम इसका देख लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं क्या लिखा है इसमें। इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंस। ओके, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं बेटा? 150। ठीक है, अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड वेन एवर ही लूजेज अ मैच। सपोज कर लो, एलिमिनेट तभी करेगा जब वो क्या करेगा? हारेगा। मतलब ये कि उसमें शायद ड्रॉ और टाई की कंडीशन नहीं बनेगी। इट इज गिवन दैट नो मैच रिजल्ट्स इन टाई और ड्रॉ। टाई और ड्रॉ होगा तो एलिमिनेट ही नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर एक मैच खेला जा रहा है तो वो हारेगा तभी होगा। हाउ मेनी मैचेज आर प्लेड इन द इंटायर टूर्नामेंट? अच्छा, तो फाइनल तक, जीतने तक अगर मैं जीतता हूं तो मेरी जो नंबर ऑफ मैचेज होंगे मेरे जीतने तक ओवरऑल टूर्नामेंट का, वो कौन से नंबर का मैच होगा। और जीतने की बात रही तो मेरी एक खासियत रही है, और दो एक ही गेम पसंद है क्रिकेट में, क्रिकेट, और कभी मज़े से खेला है मैंने उसको। हाँ, आज कल लाइफ कुछ ऐसी हो गई, बड़ा दुख होता है। खेलने की बात करें तो सुबह 7 से 2 3, फिर शाम 5 से 8 9, क्रिकेट ज़िंदगी से निकल सी ही गई है। ऐसा लगता है ऐसे फील ही निकल गया है ज़िंदगी से, कुछ बचा ही नहीं है। जब बच्चों को खेलते देखता हूँ तो कई बार रोक नहीं पाता हूँ खुद को, चला जाता हूँ कि चलो यार 2 बॉल फेंक लेते हैं, 2 बॉल खेल लेते हैं। सही कहा था किसी ने, ये कहते हैं सही से कि टाइम के साथ जब आपके पास थोड़े बहुत पैसे होने लग जाते हैं, चीज़ें हो जा रही थी, जब आप शौक पूरा करते हो तो आपके पास टाइम नहीं रहता उन शौक को पूरा करने का। मेहनत करिए, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, लेकिन मेहनत करने वाले के लिए सर्टेन है। मेहनत करिए, वो रिजल्ट ले जो रिजल्ट आपको चाहिए, अच्छी रहेगी लाइफ। चलिए, हाउ मेनी मैचेज आर प्लेड इन द इंटायर टूर्नामेंट। अब सिंपल सी बात समझो, टोटल प्लेयर्स आपके पास कितने हैं? 150। जीतेगा कौन? कोई एक। तो कितने प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाएंगे? 149। सिंपल है ना। अच्छा, 149 प्लेयर अगर एलिमिनेट होगा तो कितने बार वो हारेगा? 149 टाइम्स। तो मैचेस कितने होने चाहिए? 149। क्यों? क्योंकि भाई ड्रॉ तो है ही नहीं, जो हारेगा वो बाहर जाएगा। तो 149 प्लेयर बाहर जाएगा। 149 प्लेयर तभी बाहर जाएगा जब 149 टीम्स जीतेगी एक, और एक 149 टाइम हारेगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 149। ध्यान रखना, लॉजिक बहुत मुश्किल से मिलेगा। लेकिन
अगर कोई इसका डिस्क्रिप्टिव सीखना चाहता हो एकदम डिटेल्स में, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा लेंदी है लेकिन समझ आ गया तो बड़ा आसान हो जाएगा। आप ऐसा मान लीजिए कि एक प्लेयर का नंबर 1 है और एक प्लेयर का नंबर 150 है, और फिलहाल अपन अज्यूम कर लेते हैं कि जो फर्स्ट प्लेयर है वो 150 प्लेयर से मैच खेलेगा, यानी कि फर्स्ट का मैच किससे हो जाएगा 150 से, सेकेंड का मैच किससे हो जाएगा 149 से, थर्ड का मैच किससे हो जाएगा 148 से, फोर्थ का मैच किससे हो जाएगा 147 से, सिक्स का मैच किससे हो जाएगा 146 से। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कैट के सेगमेंट में गेम्स एंड टूर्नामेंट एक टॉपिक है जिसमें पूछा जाता है बड़े डिटेल्स में। अपना तो ये थोड़ा सिंपल सा पूछा है, उसे बहुत लेंदी आता है, बेहतरीन क्वेश्चन आता है उसके अंदर। ये पैटर्न है। अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो हर 2 प्लेयर एक साथ मैच खेल रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ मैचेस टोटल कितने हो जाएंगे आपके 75 हो जाएगा। फिर उस तरीके से घटते 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 घटते, यानी कि हर टाइम कोई 2 प्लेयर आपस में मैच खेलेगा, एक एलिमिनेट होगा, एक जीतेगा, एक एलिमिनेट होगा, एक जीतेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। समझ आई बात? और उस पैटर्न पे अगर आप देखो तो जो फाइनल आपका आंसर होगा वो कौन सा 149 ही हो जाएगा। तो 149 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आता है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सेट में था ये वाला, सेट ए में 24। The letters A, B, C, D and E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and E। अच्छा समझो, आपके पास टोटल है 1 2 3 4 5। इसमें ए और ई की पोजीशन ऐसी देनी है कि इन दोनों के बीच में हर कंडीशन में कितने लेटर्स आए, 2 ही आए। सपोज करिए, अच्छा अगर मैंने ए की पोजीशन ये ले दी तो 1 2 3 ये पोजीशन किसकी आएगी, ई की, तभी तो इन दोनं के बीच में 2 आएगा। लेकिन इसका रिवर्स भी तो हो सकता है ना, अगर मैंने ई पुट कर दिया और यहाँ पर क्या पुट कर दिया, ए का। समझ आई बात, ए ई ए ई। अच्छा क्या और कंडीशन बन सकता है, हाँ बन सकता है। क्या बनेगा समझ कर लेती हूँ। अगर इस वाले पोजीशन पर यहाँ पर मैंने पुट कर दिया किसको, ए को, तो 1 2 ये पोजीशन किसकी हो जाएगी, ई की। लेकिन बच्चे अपोजिट भी तो हो सकता है, ई कर दे 1 2 और ये किसका हो जाएगा, ए का। यही है ना पैटर्न। कितने कंडीशन बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। हमारे पास टोटल कंडीशन क्या बन रहा है, 4। अच्छा इन 4 के अलावा, 4 कंडीशंस के अलावा आपके पास कौन कौन से लेटर बच जाते हैं, बी सी और डी, 3 लेटर्स है। और उन 3 की अरेंजमेंट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, उन 3 का अरेंजमेंट आपका ऐसा बन जाएगा। ये वो सारे एक दूसरे की पोजीशन पे ऑक्युपाइड कर सकते हैं, एक दूसरे की पोजीशन पे जा सकते हैं। तो फाइनली आप क्या निकालोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 3 जा 12 एंड 12 20 2 जा 24। 1 की कीमत फिलहाल नहीं दिख रही है, ऑल्दो होती बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा 24, दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ आई बात? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, नहीं थोड़ा बड़ा लग रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा। टॉपिक किससे है, प्रोबेबली ब्लड रिलेशन से। क्या कह रहा है समझिए इसको। हमसे बोला है कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट, डेटा सफिशिएंसी है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। टू स्टेटमेंट गिवन बिलो क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स। क्या जेड एक्स का ब्रदर है। आप कहोगे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या उसका ब्रदर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये आंसर फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों का यूज करना पड़ेगा। किसका, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। सो लेट्स यूज स्टेटमेंट नंबर 1 फर्स्ट अलोन। इज इट पॉसिबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट। लेट्स चेक इट आउट। क्या कह रहा है, एक्स इज ब्रदर ऑफ। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसमें एक्स और जेड है, दोनों है। फर्स्ट में एक्स भी है और जेड भी है, पॉसिबिलिटी है। क्या लिखा है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। ये जो बच्चे एक्स है ये ब्रदर है किसका, वाई का। अब आप बोलोगे कि आपने स्क्वायर क्या बना दिया, मैं पर्सनली स्क्वायर मेल के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ और सिंगल लाइन सिबलिंग्स के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए यूज करता हूँ। तो एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, और जो वाई है वो ब्रदर है किसका, जेड का। फिलहाल ये कॉम्बिनेशन बन गया। और क्या लिखा है, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स। एक बात बताओ, क्या फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमने जेड का जेंडर क्लियर किया, नहीं।
क्यों? क्योंकि लिखा है x भाई है y का, ठीक है, y भाई है z का, ठीक है, z क्या है? z तो भाई भी पॉसिबल है और बहन भी पॉसिबल है। समझ आई बात? मतलब ये कि फर्स्ट कंडीशन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द करेक्ट आंसर। तो क्या दूसरे का यूज कर लेते हैं। ये फर्स्ट यूज किया था, सेकंड यूज कर लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा है? x y एंड z आर सिबलिंग्स। कह रहा देखो x भी y भी एंड z भी सिबलिंग्स है, भाई बहन है, लेकिन क्या है, भाई है या बहन नहीं पता। वो तो हमें यहां भी पता चल गया था। एटलीस्ट पहले में 2 का जेंडर भी क्लियर हो गया था, तीसरे में तो जेंडर ही नहीं पता चल पा रहा है। अब एक बात बताओ, जैसे हमने फर्स्ट से नहीं पता चला, सेकंड से नहीं पता चला, नाउ द क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। नाउ यू हैव टू फाइंड कि क्या इन दोनों को प्लस करेंगे तब आंसर पता चलेगा। तो बच्चों बात ये रही कि इन दोनों को प्लस भी कर दे तब भी z का जेंडर अपन क्लियर नहीं कर पा रहे, और अगर जेंडर क्लियर नहीं कर पा रहे तो अपन आंसर नहीं दे पाएंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, अगर सिबलिंग मेंशन हो इसका मतलब भाई बहन है बट जेंडर क्लियर नहीं है। अगर ऐसा बोला गया हो कि ए बी का भाई है, मतलब ए के बारे में पता है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि टाइम दूसरे क्लास की स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। चलो आते हैं, कोई बात नहीं। क्या लिखा है इसमें? हमसे बोल क्या रहा है, समझे इसको। ऑन वन साइड ऑफ 1.01 किलोमीटर, 01 का मतलब 1010 मीटर, ठीक है, डोंग रोड 101 प्लांट्स आर प्लांटेड, यानी कि कितने हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ओके, एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन, ओहो 5 कंसेक्यूटिव। आप समझो, बहुत सिंपल समझिए। आपसे बोला गया है क्या कि आपके पास 1000 ही हुआ ना, 10,000 हो गया, 1 किलोमीटर 1000 मीटर ही तो होगा, नहीं गलत लिख दिया मैंने। ये इतने मीटर्स रोड की लंबाई है, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि इतने मीटर के रोड के लंबाई को आप 101 प्लांट्स, इसका मतलब 100 पार्ट्स में तोड़िए, 100 पार्ट्स में ब्रेक करिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये समझिए। सपोज कर लो कि ये है और आपको लगाने हैं कितने पेड़, कितने पेड़ लगाने हैं? 4 ट्रीज, 4 पेड़ लगाना है आपको। आपने एक लगा दिया 1, दूसरा लगा दिया 2, तीसरा लगा दिया 3 और चौथा लगा दिया 4। क्या सबके बीच में डिस्टेंस बराबर ले लिया? हाँ ले लिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? 1, 2 और 3 पार्ट्स में। यानी ये कि जितने ट्रीज लगाने होंगे उससे एक कम पार्ट्स में डिवीजन होने वाला है, क्योंकि 2 डिफरेंट एंड पे भी पोजीशन रहेगा उसका, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया, अपन एक काम करते हैं 100 में नहीं करते, अपन 5 में कर लेते हैं ना। तो ये 4 तो हमने कर ही दिया, एक और डिवाइड करके 5वां कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली में कितना हो रहा है? 10.1, 10.1, 10.1 और 10.1। और अगर इनको देखें तो क्या 40.4 गिवन है? गिवन तो है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो डेटा गिवन है उस डेटा का प्रॉपर यूज करना पड़े, नहीं, आप इससे डिवाइड कर लेते तो आपको पता चल जाता कि 2 प्लांट्स के बीच में कितना है। और दूसरा जो मेन कॉन्सेप्ट था, बेसिक पार्ट था इसमें, वो ये हमसे कहना चाह रहे थे कि देखो आप किसी भी, आप सिंपल सा देखो, आप एक लकड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ना चाहते हो, कितनी बार तोड़ना पड़ेगा? 1 बार। 3 टुकड़ों में तोड़ना चाहते हो, कितनी बार तोड़ना पड़ेगा? 2 बार। मतलब ये कि जितने नंबर्स में डिवाइड करना है, जितने नंबर्स ऑफ पेड़्स आपको लगाने थे, उससे आपको क्या करना पड़ेगा? एक कम पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27। रुक जा भाई, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा हमसे क्या कह रहा है, पूछते हैं क्वेश्चन से, आंसर करते हैं, आपको सिखाते हैं। क्या लिखा है? ABC आर 3 प्लेस जस्ट दैट देयर आर द डिफरेंट रोड्स फ्रॉम A to B। अच्छा कह रहा है देखो, एक है A, दूसरा है B, C को कहाँ रखे? यहाँ रखे या कहीं भी रख सकते हैं, आगे पढ़ लेते हैं पहले। 3 डिफरेंट फ्रॉम A to B, 4 different road from B to C and
3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ओके। कितने हैं? ए टू बी के लिए 3 है, 4 किसके लिए है? बी टू सी के लिए, और 3 किसके लिए है? ए टू सी। तो एक काम करते हैं, सी को यहाँ पुट कर देते हैं। अब आप समझिए इसको ध्यान से। ए से बी तक जाने के लिए कितने रूट्स हैं? 3 है। मतलब मैं एक इस रूट से जा सकता, एक इस रूट से जा सकता, और एक इस रूट से भी जा सकता हूँ मैं। 3 रूट्स हो गए। अच्छा, बी टू सी के लिए कितने हैं? 4 डिफरेंट रूट्स है। तो मैं बी टू सी ऐसे भी जा सकता, बी टू सी ऐसे भी जा सकता, बी टू सी ऐसे भी जा सकता, और एक नया रूट से बी टू सी भी जा सकता। लेकिन मैंने सी उधर कर दिया है, उसको कंसीडर नहीं करते। अपन बी टू सी को यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। बी टू सी 1, बी टू सी 2, बी टू सी 3 और बी टू सी 4। तो ए टू बी के लिए क्या है? 3, और बी टू सी के लिए क्या है? समझ आई बात? 4। अच्छा, ए टू सी के लिए कितने हैं? 3। तो ए टू सी के लिए डायरेक्टली 1, डायरेक्टली 2 और डायरेक्टली 3। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है आपका, समझिए। फिगर में आपको बेसिकली कितने पार्ट्स का यूज करना है? आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, वो ये वाला पार्ट है, ए से बी और बी से सी। अब आपसे पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी। अब समझो, ए टू सी एक तो डायरेक्टली ये 3 रास्ते से आप जा सकते हो, 3 तो चले ही गए। ए टू बी एंड देन बी टू सी, एक तो डायरेक्टली ए टू सी चले जाओगे आप, और एक वाया बी जाओगे। ए से पहले बी जाओगे और बी से सी आओगे। अच्छा, सपोज कर लो आपने पहले इसका यूज कर लिया, और एक बार इसके साथ चले गए, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, मतलब एक के साथ कितना बन रहा है? 4। दोबारा इसके साथ चले गए, फिर 4 हो, दोबारा इसके साथ चले गए, फिर 4 हो, मतलब 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। तो ए से बी एंड देन सी, इसका मतलब ए टू सी वाया बी जाने के 12 डिफरेंट वेज है, और ए टू सी डायरेक्टली जाने के 3 डिफरेंट वेज है। तो ये 12 + 3 क्या हो जाएगा? 15। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है बट सिंपल है, आप कर सकते थे इसको। अब क्या लिखा है समझिए। बोला इन द सीरीज ए बी सी ए सी ए डी ए डी ए डी, ओके, विच लेटर अपीयर्स एट द 100th पोजिशन। ओके, 100 पोजिशन पर कौन सा आएगा? अच्छा, सबसे पहला एक बार सोचने दो। ए है, फिर ए बी, ओके ऑल राइट। पहले ए, देन ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। देखो इस सेगमेंट में मैं तो बड़ा सिंपल रखता हूँ, कैलकुलेट ही कर लो, आसान रहता है। सबसे पहले आपने ए किया, फिर क्या कर दिया? ए बी, फिर इन्होंने और क्या दे रखा है? ए बी सी डी, फिर इन्होंने क्या दे रखा है? ए बी सी डी ई। ये तो दे ही रखा है। और इसमें ये कितना हो गया? 5 और 4 9 मैंने एक छोड़ दिया क्या? ए बी सी, हाँ एक छोड़ दिया मैंने, ओह। उसके बाद क्या है? ए बी सी। तो 1 2 3, अब इसको ऐसा ऐड कर लो, 1 + 2 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 6 + 4 क्या हो जाएगा? 10 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15 15 + 6 क्या हो जाएगा? 21 21 + 7 क्या हो जाएगा? 28 28 + 8 क्या हो जाएगा? 36 36 और +9 क्या हो जाएगा? 45 45 + 10 क्या हो जाएगा? 55 55 + 11 क्या हो जाएगा? 66 66 और +12 क्या हो जाएगा? 78 और 78 और +13 क्या हो जाएगा? 91। अच्छा, आ गया 91, और 91 में अब अपने को 14 ऐड करना पड़ेगा रैंक के हिसाब से देखें तो। लेकिन हमें तो 100 तक ही जाना है, मतलब हमें इस 14 को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 91 में 9 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। मतलब ए से जाते हुए कितने तक जाना है? आई से, और आई 9 आई के कौन सा हो जाता है? आई। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आई। यस। ऑल्दो आप इसको उस पैटर्न पे भी शायद फाइंड कर सकते थे, n × n + 1/2 करके, फर्स्ट रैंक और लास्ट वाला 100 और इसका, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। बेसिक रखिए, सिंपल रखिए, इजी रहता है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर? देखो वैसे ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, लेकिन है कुछ नहीं। हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन x वीक, ठीक है, x डेज, ठीक है,
x आवर्स एंड x मिनट्स और x सेकेंड्स, सब में x ले लिया है। अच्छा एक बात बताओ, पहले अपन x वीक की बात कर ले। x हो गया वीक। अच्छा इस वीक में डेट्स कितने होंगे? 7। अच्छा 7 में आवर्स कितने होंगे? 24। मिनट कितने होंगे? 60 और सेकंड कितने हो जाएंगे? 60। ये बेटा कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ? x वीक का हो गया। ठीक है, चलो अब x डेज में ले लिया, नंबर ऑफ डेज x है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। कितने मिनट्स होते हैं? 60। कितने सेकंड्स होते हैं? 60। ये हमने सेकंड को ले लिया, किसको? इसको ले लिया। अब क्या लिखा है? एक्स आर में कितने मिनट्स हो जाएंगे? 60 और कितने सेकंड हो जाएंगे? 60। ये हमने क्या ले लिया? एक्स आर को। अब क्या है? एक्स मिनट में। अच्छा एक्स मिनट का मतलब ये है कि हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड। ये हमने किसको ले लिया? चौथे को। और लास्ट में और क्या करना है? एक्स सेकंड। अब इन सब को आपने क्या कर देना है? प्लस। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करिएगा? प्लस। आपका जो भी इसमें से आंसर होगा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये दोनों तो नहीं आएगा, इस दोनों में से कोई एक आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हाँ आसान हो गया, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि लास्ट में 0 है तो 0 ही वाला आएगा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। मतलब मल्टीप्लिकेशन सब में 0 वाले हैं तो फाइनली 0 आना ही चाहिए, 0 आएगा ही आएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? 694860। अब समझो अगर पूरा मैं कैलकुलेट करता कितना लंबा टाइम लगता ना। दिमाग लगाइए, प्रैक्टिस से आता है। आप भी करेंगे, आपका भी हो जाएगा और हो भी रहा होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसका है? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा पार्ट आता है, कई बार ट्रिकी आ जाता है लेकिन आसान होता है, इतना मुश्किल भी नहीं होता है। तो अपन ब्लड रिलेशन के सेगमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है? 6 मेंबर्स है, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। ये जो आर है स्पाउस है। अच्छा स्पाउस का क्या मतलब? हस्बैंड एंड वाइफ। क्या अपने को ये पता है कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है? नहीं। हाँ इतना पता है कि एस आर और क्यू में से कोई एक हस्बैंड है, कौन एक वाइफ है, कौन सा ये नहीं पता। हम मेक श्योर ये हस्बैंड वाइफ है। दूसरा, मैं इक्वल हमेशा शादीशुदा जिंदगी के लिए लेता हूँ क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ इक्वल होते हैं कुछ चीज़ों में। ठीक है। अच्छा यू इज द मदर ऑफ टी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दे दिया है कि भैया ये जो u है ये मदर है किसकी? टी की। अपने को फिलहाल नहीं पता क्योंकि यहाँ r और q है, यहाँ u और q ऐड कैसे करेंगे। आगे क्या लिखा है? t एंड s इज डॉटर ऑफ u, और s u की डॉटर है। तो अपने को ये भी बता दिया गया कि ये s t की सिस्टर है क्योंकि u की डॉटर हो जाएगी, क्योंकि t या तो u का सन है या डॉटर है। ठीक है, u इज द मदर ऑफ t। अब आगे क्या लिखा है? p इज डॉटर इज t। P की डॉटर है कौन? T। अच्छा P की डॉटर है T, इसका मतलब ये P और U क्या हो जाएगा? हस्बैंड वाइफ। और अगर U मदर है तो P क्या हो जाएगा? फादर। और T क्या हो जाएगी? डॉटर, क्योंकि T के बारे में क्या लिखा है? P इज डॉटर इज T एंड आर्स सन इज P। ये जो P है ना ये R का सन है, तो R एंड Q को यहाँ से हटा के यहाँ पर फिट कर देते हैं। ठीक है। देर आर 2 कपल्स इन द फैमिली। अच्छा इसमें 2 कपल्स है तो 100% 2 कपल, एक यू है और एक आर एंड क्यू है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि सेगमेंट जो हमारा बन रहा है उसमें आर और क्यू का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। क्या ये सच है? लेट्स सी। आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, आर क्यू स्पाउस है। यू इज द मदर ऑफ टी, यू मदर है किसकी? टी की। एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू, एस डॉटर है यू की। पी इज डॉटर इज टी, पी की डॉटर है कौन? टी। एंड आर सन इज पी, आर का सन है पी। मतलब आर और क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है। अब आते हैं आंसर पे। क्या लिखा है? क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी। क्यू ग्रैंडफादर हो सकता है, 100% फिलहाल पॉसिबल नहीं है। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी। क्यू ग्रैंड मदर हो सकती है टी की, फिलहाल 100% पॉसिबल नहीं है। आर इज द मदर ऑफ पी, आर का जेंडर पता नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटीज तो है। क्या पूछ रहा है ये? मैं ग्रैंड मदर पढ़ लिया, क्या पूछ रहा है? टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, इसको हटाओ। चौथा क्या पूछा है? टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। यस, टी ग्रैंड डॉटर है क्यू की। ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट है। कहाँ दिमाग था मेरा? दिस इज नॉट ग्रैंड मदर, दिस इज ग्रैंड डॉटर। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। यही होता है, कभी कभी दिमाग एक रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है, हौच पौच हो जाता है। ऑप्शन डी 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है?
नेक्स्ट हमसे बोल रहा है, ओहो सिलॉग्स, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ज़्यादातर बच्चों का। ऑल पेन्स आर बुक्स, सारे ही पेन क्या है, बुक्स है। ओके, नो चेयर इज अ पेन, इस पेन से चेयर का कोई रिलेशन नहीं है। ये स्टेटमेंट। कंक्लूजन, ऑल चेयर्स आर बुक, कह रहा सारा चेयर बुक है। नहीं भाई, चेयर का नेगेटिव रिलेशन पेन से गिवन है, चेयर का बुक से क्या रिलेशन अपने को पता ही नहीं है। दूसरा, सम चेयर्स आर पेन, सम चेयर पेन, ये तो 100% ही गलत है क्योंकि चेयर और पेन का ऊपर नेगेटिव रिलेशन दे रखा है। ऑल बुक्स आर चेयर, कह रहा सारा बुक चेयर है, पॉसिबल ही नहीं है। सारे बुक को अगर चेयर के लेके आओगे तो पेन को भी लाना पड़ेगा जो नेगेटिव है, ये भी गलत है। नो चेयर इज अ बुक, कह रहा है कि कोई भी चेयर बुक नहीं है। नो चेयर, ये भी अपन 100% श्योर नहीं है। इसका मतलब ये कि इसमें से कोई पॉसिबल है। अब सोचो, कई बार ना ऐसा लगता है इधर और की कंडीशन, लेकिन बच्चों इधर और के लिए जैसे यहाँ पर ऑल गिवन है, चेयर्स आर बुक, यहाँ पर नो गिवन है, चेयर इज बुक, ये पॉसिबल नहीं। ऑल के साथ तो नो नहीं जाता इधर और में, ऑल के साथ सम नॉट और नो के साथ सम की कंडीशन इधर और के लिए जाता है। इसलिए फिलहाल जो अपना आंसर हो जाएगा वो नन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 मोर क्वेश्चन फ्रॉम सिलॉग्स। यस, क्या लिखा है, सम डॉक्टर्स आर टीचर। यस, कुछ डॉक्टर्स को अपन क्या बना देते हैं, टीचर्स। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, सारे ही टीचर्स क्या है, इंजीनियर है। डे टू डे लाइफ में नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है स्टेटमेंट, अच्छा एक और स्टेटमेंट, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, सारे, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई। ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, 100% मैं अग्री नहीं हूँ इससे। कंक्लूजन नंबर 1, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, या साइंटिस्ट का जो बड़ा सा है डॉक्टर का ये है, ओवरलैप कर रहा है, फर्स्ट करेक्ट है। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, क्या सारे नहीं, इसने इंजीनियर और डॉक्टर ने थोड़ा सा पार्ट को ओवरलैप कर रखा है, रिमेनिंग की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, सम इंजीनियर डॉक्टर है। यस, तो कंक्लूजन आपका कौन सा हो जाएगा, गिवन है आपका फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इजीएस्ट टॉपिक है, बच्चे इसमें भी फंसते हैं, बेसिक इसका भी पढ़ाऊंगा और जल्दी ही पढ़ाऊंगा, ठीक है।